हाय, वेलकम ऑल टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा पहले हमने 2-3 दिन पहले आपको प्रॉमिस किया था कि वी विल गिव ए डिटेल्ड सेशन अबाउट द डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आरपीएससी एएन। अभी आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले लाइव सेशन किया था जिसमें मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का हमने प्लान बनाया था और जितनी भी क्वेरीज आई थी उन सबको हमने सॉल्व किया था। इसी कंटिन्यूएशन में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन बच्चों ने हमारी टीम को या मेरे को मैसेज किए उन सबके डाउट्स या फिर उस वीडियो में जितने भी कमेंट आए हैं उन सबको आज मैं लेकर आया हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, प्लस हम डेफ के बारे में जान सकें। आपको पता है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। इन जनरल प्रोसेस ये होता है प्री मेंस इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आरएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, टाइम कम है, टाइम को बचाने के चक्कर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर दिया। इससे जो आपका 2.5:1 का जो रेशियो है इंटरव्यू वर्सेज फाइनल सिलेक्शन का, वो भी रेशियो हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। ये सबके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, प्लस आरपीएससी का टाइम भी बचेगा। तो आपके पास में आज 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका डेफ और सेकंड है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें जैसे आपको पता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका नाम उन्होंने काउंसलिंग रखा गया है। तो आप सभी के पास में काउंसलिंग लेटर आ गया होगा। काउंसलिंग लेटर में ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक टाइम, डेट और इसके बाद में एक बेंच नंबर अलॉट किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको कितनी तारीख को कितने बजे किस बेंच पर आपको अपीयर होना है। वो इस टाइप का आप सबके पोर्टल पर आपके पास में मेल आ गई होगी या फिर पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में आपको पता है कि आप जिस भी आपकी पूरी जो मैंने यहाँ से कुछ डिटेल जिनका ये है उनकी थोड़ी मैंने डिटेल हटा दी है, लेकिन यहाँ पर आपके स्टूडेंट का नाम और वो सब कुछ लिखा हुआ था। और जैसे इन कैंडिडेट को 23 जून 2021 को 12:30 बजे काउंटर नंबर 1 सीरियल नंबर 14 इनकी डिटेल्स हैं, वहाँ पर इनको अपीयर होना है। किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो ये, कई स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं सर हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है यू आर फर्दर इन्फॉर्म टू ब्रिंग कि ये डॉक्यूमेंट लेके आने, जिसमें पहला लिखा है 2 कॉपीज ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड विद अटेंशन फ्रॉम अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर एंड 50 रुपीज आईपी ऑफिस इंडियन पोस्टल ऑफिस। जो आपका पूरा ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म अभी मैं आगे दिखा दूंगा, उसकी 2 कॉपी आपको डिटेल फिल करके ले जानी है और उसके अलावा आपको 50 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑफिस का आपको आईपीओ लेके जाना है। यदि आपके पास में वो 50 रुपये का नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर 50 रुपये कैश भी जमा करा सकते हैं, वो भी क्लियर कट मेंशन है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारी की सारी आपको अपने डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है? 10th 12th डिप्लोमा आपने किया है तो वो सारी उन सबके सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने। ग्रेजुएशन मतलब आपने बीटेक या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उन सबकी डिग्री और उन सबके प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाने। मतलब 10th 12th डिप्लोमा बीटेक एमटेक जो भी आपने किया है उन सबके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट। और खास बात यह है कि बीटेक में जो आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है वो सारी की सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप किसी कास्ट में आते हैं, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो ST SC OBC MBC जिस भी आप कैटेगरी में है उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यदि आपके पास में ऐसा कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जिसमें कि फोटो लगा हुआ है तो वो उसको ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज आप वैसा लेके जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपको पता है यदि आप डिसेबिलिटी की कंडीशन में हैं तो आप यदि 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं तभी जाके वो कंसिडर होगा। और 40% की डेफिनेशन क्या है वो भी आगे इसमें दी हुई है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एफिडेविट, यदि आपका मान लो मैरिज हो गई उस किसके बाद में, मान लो फॉर्म भरने के बाद में आपका मैरिज हो गई या पहले का भी कोई आपका सर्टिफिकेट है या कोई एफिडेविट है वो भी लेके जाना है। और 2 आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने जो हाल फिलहाल की हो, ज़्यादा पुराने ना हो, मतलब देखने पर समझ में आए कि फोटो और आप एक्चुअली में मैच करो। ये केवल आपको 8 पॉइंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट बातें क्या आती हैं, जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं कि कोई परसुइंग है या कोई जॉब में कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड, मतलब ओबीसी बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास मस्ट ब्रिंग BC और MBC सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विच शुड नॉट बी इशूड बिफोर 1 ईयर। ये आपको पता ही है, जो भी MBC कैटेगरी के या BC कैटेगरी के हैं उन सबको क्या करना है कि 1 साल के अंदर अंदर वाला गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपके ई मित्र पर भी बन जाता है, वहाँ से आपको
ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट लेके जाना है। देयर विल बी नो चेंज इन काउंसलिंग डेट एंड टाइम ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। जैसे एक गर्ल का मेरे पास फ़ोन आया, हमारी टीम के से बात हुई कि सर कुछ ऐसी मेरे प्रेगनेंसी की टाइम वही है जब मेरी डेट है, मतलब जो मेरा काउंसलिंग की डेट रखी गई वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। ये एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा इतना सीवियर एक्सीडेंट हो गया कि मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो ऐसे केस में वो एक बार आरपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें, डेफिनेटली दे विल चेंज देयर डेट और दे विल प्रोवाइड यू। वैसे लिखा है कि चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे सीवियर केस में डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टरनेट आपको मिल जाएगा। योर एडमिशन ऑफ टू काउंसलिंग द प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी एज पर द एडवर्टीजमेंट रूल, जनरल बात है। ये दोनों तीनों चारों बातें जनरल है। कोविड-19 का आपको पालना करनी है, वहाँ पर मतलब मास्क वगैरह लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करनी है। डीएटीए क्योंकि ये डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसका नाम काउंसलिंग रखा गया है, तो डेफिनेटली डीओटी आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट वो ऑब्टेंड द बी और बीटेक डिग्री थ्रू द डिस्टेंस, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से बी या बीटेक करी होगी, तो डेफिनेटली उनको एक ऐसा एविडेंस या ऐसा प्रूफ लेके जाना है, डिग्री अलोंग विद द एआईसीटी रिकॉग्निशन। एआईसीटी से वो कॉलेज रिकॉग्नाइज होने चाहिए और उन सब के लिए एविडेंस आपके पास में वहां पर होना चाहिए, अदरवाइज कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये हुई पहला पॉइंट आपका कि वहां पर क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने और किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि फिर फॉर्म कौन सा फिल करना है। इसी के साथ में 2 फॉर्म दिए हुए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। प्रपत्र 1 कैंडिडेट के लिए है और प्रपत्र 2 ऑफिशियल यूज के लिए, उन्हीं के लिए। प्रपत्र 1 की हम बात करते हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी वो डिटेल जो आपने अभी पीछे जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उन सबको आपने यहाँ पर, क्योंकि आप उसमें जैसे मान लीजिए आपने ऊपर लगाई आपकी बीटेक की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट, जैसे भी आपने इस ऑर्डर में आप लगा लो, सेकेंडरी 10th की मार्कशीट लगा दो, तो यहाँ सब्जेक्ट लिख देना, पासिंग ईयर लिख देना, यस या नो पे अटैच कर देना और उसका संलग्न पृष्ठ संख्या 1 डाल दिया आपने, मतलब उनकी नंबरिंग कर देना, तो आपने नंबर 1 हो गया। फिर सर्टिफिकेट लगा दिया, उसका नंबर 2 कर देना, उस पर पेन से नंबरिंग कर देना। फिर मार्कशीट लगा दिया आपने सीनियर सेकेंडरी की, फिर सर्टिफिकेट लगा दिया, तो संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से हो गया आपके पास। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दी सारे सेमेस्टर की, वो सारे सेमेस्टर पर फिर आप सारे का सारा यहाँ पर नंबरिंग कर देना। फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री ले जाना। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, और ये सारी की सारी आपके पास में डिग्री हो गई, इनका आपको यहाँ पर संलग्न पृष्ठ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 करके पूरी के पूरी आपको बंच बना लेना है और उसके कवरिंग पेज पर इस फॉर्म को आपको लगा देना है। सेकंड आ रहा है विस्तृत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियां भर दी गई हैं, यस, और ये सारे पॉइंट आपको फिल कर देने हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इस आप सबके लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इंटरव्यू तो है ही है। अब बात यह आती है कि जब हम हजारों की संख्या में स्टूडेंट के साथ में हमने एग्जाम दिया और उसके बाद में जब फाइनली हम इस स्टेज पर आ गए तो थोड़ी घबराहट ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि सिली मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो उस प्रॉब्लम को मतलब घबराना नहीं है, आपको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस रहना है। और जब आपने एग्जाम दिया है तो ये तो बहुत छोटी बात है, और यदि कोई गड़बड़ हो भी जाती है या कोई डॉक्यूमेंट आपसे रह भी जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, डेफिनेटली दे विल गिव यू द टाइम कि 7 दिन में 10 दिन में जितना भी वो टाइम डिफाइन करे उतने टाइम में आप उनको डॉक्यूमेंट जमा कर दें, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से प्रपत्र 1 आपका पूरा हो जाएगा। फिर प्रपत्र 2 में ये आपके पास है पूरी वो डिटेल, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह पहले से भरे हुए होते हैं, ये सब वो फिल करेंगे ऑफिशियल यूज के लिए, केवल कार्यालय उपयोग हेतु। और ये सारे, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सीजीपीए वगैरह में थोड़ा प्लस माइनस आपके हो रहा है, तो कोई खास बात नहीं है, यदि वो है तो आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके उसको वो चेंज कर देंगे, करेक्शन कर देंगे, वो उनकी टेंशन है, आपको इस बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सारा इसके बाद में फिल कर देंगे। ये ऑफिस को क्या उन्होंने साइन कर दिए हैं, क्या आवेदन पत्र पर फोटो लगा हुआ है, ये सब ऑफिस का काम है, वो सारी की सारी डिटेल यस नो जो उनको भरना है वो आपके पास में फिल कर देंगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर साथ में आता है कि आपको डेफ भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास में आपको सबमिट करना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेकर जाना है, तो उसकी भी आपको पास में पता होना चाहिए। लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से पहले जो ऊपर की जो कहानी थी उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ 10-12 पॉइंट गाइडलाइन के दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऑल्दो उसमें कोई खास बात नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए पात्रता जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा निर्देशों के ध्यानपूर्वक अध्ययनरत कहते हुए विस्तृत
आवेदन पत्र में संलग्न हुए मूल दस्तावेजों के व्यक्ति व आयोग कार्यालय में निर्धारित दिनांक समय अवधि पर आपको खुद को वहां पर डिफाइंड डेट, टाइम, बेंच नंबर और सीरियल नंबर पर आपको खुद का पहुंचना होगा। सेकंड यही लिखा हुआ है कि प्रपत्र 1 है, प्रपत्र 2 है, दोनों का मैं आपको डिटेल समझा सकूं। तीसरा हमने ये किया कि विस्तृत आवेदन में अटेस्टेड फॉर्म में 2 प्रतियां, जो अभी अपन ने बात करी थी, संलग्न किए जाने दस्तावेज, यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, लागू नहीं प्रविष्टि में 50 रुपए का आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर बतौर शुल्क विस्तृत आवेदन के साथ में आप संलग्न करें। तो बेटर ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके चला जाए या कैश जमा कर दें, बेटर है। डिस्पेरेंसी से बचने के लिए, अननेसेसरी उससे करने के लिए बेटर है कि आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आप साथ में लेके जाएं। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि आपका कोई इस तरीके का मान लो डाइवोर्स हो गया है या फिर कुछ आपका उसके बाद की मैरिज हुई है, तो मैरिज का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसी तरह के डाइवोर्स का यदि कोई डिग्री का आपके पास में लेटर है तो डेफिनेटली वो भी आपको लेके जाना है। एंड यहाँ पर एक सबके साथ में एनओसी, एनओसी में यदि आप लोग वर्किंग हैं तो आपको डेफिनेटली एनओसी देनी है। अब एनओसी में 2-3 टाइप की बातें आती है। आप एक तो प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या पढ़ाई कर रहे हैं, 3 तरीके की एनओसी हो सकती है। प्राइवेट जॉब में है तो आपको एनओसी यदि दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई खास बात नहीं है। प्राइवेट जॉब के एनओसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी पुराने डिपार्टमेंट से, और आपने जब ये फॉर्म फिल किया होगा तो आपने उस डिपार्टमेंट को अपने दूसरे जहां पर आप जॉब कर रहे हैं डेफिनेटली आपने बताया होगा कि मैंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है और या मेरा इसका रिजल्ट आने वाला है। और या फिर जब आपने उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया होगा तब भी पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हुए, तो आपने उस टाइम पर भी बताया होगा, तो डेफिनेटली वो आपको एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे। उस केस में, एनओसी के केस में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट यदि आप वहां पर रेगुलाइज हो गए हैं, तो यदि आप रेगुलाइज हो गए हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप वहां पर प्रोविजन टाइम में चल रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर आपको एनओसी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप, लेकिन आप वहाँ पर इन्फॉर्म जरूर करें कि भाई इस तरीके से मैं एमटेक या पीएचडी कर रहा हूँ। उससे आपके पास में बेनिफिट होगा। हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस बात को कंसीडर करे, आपको कुछ लीव एप्लीकेशन वगैरह दे दे और कुछ आपके बारे में फेवर में सोचे। मतलब आपको राइट इन्फॉर्मेशन देनी है और जो एनओसी है वो आपको वहाँ पर लेके जानी है। इसके अलावा और भी कोई एनओसी और क्योंकि एनओसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट है, यदि और भी कोई पॉइंट इससे स्पेशल केस आपको लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, ताकि उसका भी हम आपको रिप्लाई कर सकें। सीनियर सेकेंडरी स्नातक सभी सेमेस्टर की अंक तालिका, और वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने डिस्टेंस लर्निंग से बीटेक करी है तो एआईसीटीई से वो एफिलेटेड कॉलेज होना चाहिए, उसका भी एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। फोटो एवं हस्ताक्षर, शपथ पत्र, ये ऑलरेडी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। जाति प्रमाण पत्र एंड विडो के केस में मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि ऐसा है तो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी राशन कार्ड ऐसा आपके पास में होना चाहिए जो इस बात को प्रूव करे कि यदि कोई ऐसी कैंडिडेट हैं कि पहले शादी हुई थी और फिर वो विडो हो गए, तो इस चीज़ को वो प्रूव करे, और हस्बैंड का फिर उनके पास में डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्स भूतपूर्व सैनिक के लिए ये भी वही गाइडलाइन है, और ये फिर उससे इनकम से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें बेसिक लिखी हुई हैं। फिर भी मैंने ब्रीफ आपको सारा सब कुछ कर दिया है, ताकि काउंसलिंग के टाइम पर जब आप जाएं तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। यही बेसिक डिटेल थी काउंसलिंग से रिलेटेड। अब बात आती है डेफ से रिलेटेड, जहाँ पर आपके अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र भरने हेतु ये आवश्यक निर्देश, जो आपके पास में जो डेफ भरना है, जो इंटरव्यू के लिए आपको डिटेल भरनी है, उससे रिलेटेड आपके पास में डिटेल्स हैं, जिसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अगेन 50 रुपये का आपके पास में पोस्टल ऑर्डर, या फिर लिखा हुआ भी है आप आयोग में नगद राशि भी जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र भरना, ये लिखा हुआ है। आवेदन पत्र में ये जो हाईलाइटेड लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र स्वयं के हस्तलेख से भरें, खुद को फिल करना है, क्योंकि हम बीटेक हैं, मैच्योर हैं, तो डेफिनेटली ऐसी मिस्टेक्स हम करेंगे नहीं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कारण ऐसा रिजेक्शन का नहीं बनना चाहिए अननेसेसरी। उससे हम पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, बीपी हाई होता है, और सब कुछ इतना किया, इंटरव्यू तक पहुंचे, तो ऐसी मिस्टेक का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आता है कि आवेदन पत्र निर्देशन बिना किसी काट छांट के कॉलम सही जगह पर फिल करें, और वहाँ पर किसी भी ये भी दिया हुआ है कि वहाँ पर ऐसे लाइन से या डॉट से ना करें। यदि कहीं पर नॉट एप्लीकेबल है तो क्लियर नॉट एप्लीकेबल फिल करें। आप ऐसे लाइन या डॉट या इस तरीके का कोई भी काम, ये लिखा हुआ भी रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं, सभी उत्तर
उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं। यदि कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब यदि कोई कॉलम में आप एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें, खाली ना छोड़ें उसको। इसी तरीके के सारे पॉइंट आपके पास में दिए हुए हैं जो आपको सारी की सारी बातों का आपको याद रखना है। प्रमाण पत्र ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आवश्यक और वांछनीय शैक्षणिक आयु, आचरण, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, जो कि आपकी 10th 12th के सर्टिफिकेट्स पर लिखी रहती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको वहाँ पर होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर एक येलो मार्क में किया है वो इसलिए किया है कि देखो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आपकी शैक्षणिक एवं तकनीक योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होंगी आपको। वहाँ पर जो आप अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप कर रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड होंगी। लेकिन खास बात है, यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, यदि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, यदि आपने वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र 3 का प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। यदि आप ऐसा है, यदि आप फाइनल ईयर में उस टाइम थे, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप यहाँ पर जान लें कि जब मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था तो मेंस के एग्जाम तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। जब बीटेक का एग्जाम, जब इसका प्री का एग्जाम चल रहा था 2000, तब आप फाइनल ईयर में हो सकते थे, लेकिन जब आपने मेंस का एग्जाम दिया तब तक आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। और यदि ऐसा है तो आप प्रपत्र 3 पर भी साइन करवा सकते हैं। प्रपत्र 3 का फॉर्मेट इसके लास्ट में दिया हुआ है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल या ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी साइन करेंगे कि ऐसा था। आयु प्रमाण पत्र पता ही है आपको सारा, आयु संबंधी जानकारी ये आपको सारी पता ही है, इनमें कोई कन्फ्यूजन आता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसकी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका और मैंने बताया भी था, स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें। कि जो स्थायी राज्य कर्मचारी है उनको देने की जरूरत नहीं है इस बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की उनको, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का, जहाँ आप जिस डिपार्टमेंट में वर्किंग है वहाँ का जो आई कार्ड है जो आपका इशू हो रखा है, या फिर जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका आपके पास में क्या होना चाहिए, कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र। मतलब कोई ना कोई सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसा लेटर हेड पर लिखा हुआ हो, या बेसिकली अब तो आई कार्ड होता है तो आई कार्ड की फोटो भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी तब है जब आप स्थायी कर्मचारी, यदि प्रोबेशन में आप हैं या फिर आपने ज्वाइन ही किया है या अभी तक आप फिक्स नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट वाले जैसे कैंडिडेट हैं बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जो भी हायर एजुकेशन करी है, लेटर सपोज आपने एमटेक करी है तो हायर जो भी आपकी डिग्री रही है उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से आपके पास में वहाँ का होना चाहिए। ये भी क्लियर कट इसमें मेंशन है। जाति प्रमाण पत्र कोई बताने की जरूरत है ही नहीं है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं वहाँ से हम अपनी जाति से रिलेटेड आप अपना कैरेक्टर जाति प्रमाण पत्र आप वहाँ से ले लें। एक नोट और है, सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता पिता के नाम से जारी, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट ऐसी होंगी जिनका कि जाति प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र नहीं होंगे। ऐसी जो गर्ल्स जिनके पास में जाति प्रमाण पत्र है वो फादर के नाम वाला, मतलब जिसमें डॉटर ऑफ लिखा हुआ हो इंस्टेंट ऑफ हस्बैंड ऑफ, वो वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो ही वैलिड होगा। हस्बैंड ऑफ वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं वैलिड होगा। ये स्पेशली उस केसेस में प्रॉब्लम आएगी जब आपकी मैरिज इंटरकास्ट में हुई है। इंटरकास्ट में होगी तो आपको डेफिनेटली आपके फादर की साइड वाला आपको जाति प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा। जो आवेदक पिछड़ा वर्ग के हों उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी ये सुनिश्चित कर लें। ये सारी आपको पता हुआ है, कोई खास बात है ही नहीं। निशक्तता प्रमाण पत्र जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ट उन्हीं कैंडिडेट को माना जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो। 40% से डिसेबिलिटी आपको पता है जो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ट है कि क्या होती है, और आप जिस भी कैटेगरी में आए, चाहे आप दृष्टिबाधित में, पूर्णतः अंशतः कमजोर दृष्टि या मुख बधिर में आते हो, या फिर आप सीपी में एलडी में आते हो, तो उसी तरीके का आप उसमें मेंशन कर दें। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, यदि आप कार्यरत थे तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने की दिनांक सहित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव यदि कोई हो तो उसके संबंध में चाहा गया प्रशिष्ट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। बिल्कुल डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि एनओसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपके पास में होने चाहिए। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट होना चाहिए, शादी हुई है तो। सेवारत अभ्यर्थी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन।
ये पॉइंट आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आवेदन का दायित्व होगा कि वे साक्षात्कार से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष कार्यालय से अनापत्ति एनओसी जिसको बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर आयोग कार्यालय को अवश्य भेजें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग में आप हैं और ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपको वो एनओसी नहीं दे रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपको एनओसी नहीं दे रहे हों। तो इस केसेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप डिपार्टमेंट से पहले डिस्कस कर लें कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। यात्रा भत्ता, ये क्लियर है कि जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपको ट्रेन का टिकट दे दिया जाएगा और उसके लिए आपको टिकट शो करना होगा। आवेदन, ये सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट है। आवेदन को आवेदन पत्र के साथ कोई भी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं भेज, ये ध्यान रखना। मूल निवास प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं भेजनी है। यदि आपने गलती से भेज दी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप आयोग किसी मूल प्रमाण पत्र को वापस लौटाने का दायित्व तो आयोग का नहीं होगा। आयोग दे ना दे, पहुंचवाए नहीं पहुंच पाए। यहीं पर एक और बात मैं बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट को ऐसा कन्फ्यूजन भी है कि सर यदि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, जो मैंने इसको येलो मार्क किया भी है, ये तो बेसिक पॉइंट है बीच के, यदि आवेदन के पते में परिवर्तन हो तो आयोग कार्यालय को अवश्य सूचित कर दें। और अभी जो फॉर्म है डेफ वाला, उसमें वापस से उन्होंने आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वापस से मांगा है। आप नया वाला एड्रेस वहां पर डाल दें। इसमें लिखा हुआ है कि एड्रेस चेंज हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयोग को आप इन्फॉर्म कर दें। आयोग कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा। आयोग ध्यान रखेगा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता है, यदि वो भूल जाते हैं या पुराने वाले एड्रेस पर कम्युनिकेशन कर देते हैं, तो स्वयं जो एप्लीकेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा और वो इस बात का ध्यान रखे कि नए एड्रेस पर मेरे से कम्युनिकेशन हो रहा है या पुराने पर। मतलब थोड़ा सा एक्टिवली और दिमाग को खुला रखना पड़ेगा कि यदि आयोग कोई मिस्टेक नहीं कर दे तो हमें ध्यान रखना है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आपको कुल मिला के बात है, वो क्या गलती करेंगे उससे लेना कोई देना नहीं है। आपने वो गलती कर दे, वो भी अल्टीमेटली अपन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अपन को अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी है, अपन को अपनी सारी बातों का ध्यान रखना है। यही सारे पॉइंट है। यदि आपको खेल में या किसी में कोई अनुभव है तो उसका भी आप प्रमाण पत्र वगैरह लगा सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में लास्ट आता है कि अब आपको यदि डेफ फिर करना है तो डेफ में वैसे ये जो डेफ है बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें कोई खास स्पेशल बातें नहीं है। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास में, ये आपको फिल करना है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ फोटो लगाना है, 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है, रोल नंबर लिखना है, आवेदन पत्र क्रमांक लिखा है, मेरिट क्रमांक, पोस्टल ऑर्डर, विज्ञापन संख्या ये भी आपको लिख देना। पता ही है आपको विज्ञापन संख्या 07/परीक्षा/IN/2018-19 पद कोड, ये सारा सब कुछ आप फिल कर देंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, मूल निवास जन्म स्थान भर देंगे। महिलाओं के लिए या निःशक्त या स्पेशल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आ जाएगा। बाकी आप क्रॉस चेक कर दें, पूरा नाम भर देंगे, ब्लॉक लेटर्स में पिता का नाम। ये खास बात है, आवेदक की जन्म तिथि भरने के बाद में आपको विज्ञप्ति से निर्धारित तिथि को आयु कि आज ये डेट आपको अभी की भरनी है कि भाई उस टाइम पर, अभी इस टाइम पर आपकी क्या एज है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। वैवाहिक की स्थिति आप फिल कर देंगे, विवाह का डिटेल भी आ जाएंगी, बच्चों की डिटेल भी आ जाएंगी। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि पत्र व्यवहार का पता, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यदि कोई अपडेटेड एड्रेस है तो आप यहाँ पर उस एड्रेस को आप अपडेट कर दें। फिर ये आपको पूरी की पूरी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुल प्राप्तांक, प्राप्तांकों का प्रतिशत, श्रेणी, श्रेड, वर्ष जो भी है आपको ये सारे के सारे, यदि आप फेल हो गए 1-2 बार लिखा है तो प्रयासों की संख्या करके आप यहाँ पर देखो 10th 12th यहाँ पर BE वालों को लिखा ही नहीं गया, BA BCom BSc, क्योंकि जनरली उधर RAS वगैरह कर वो सब इंटरव्यू होता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ही BE की डिटेल भरनी है। फिर यदि आपने M.Tech किया है, BE B.Tech किया है तो यहाँ, ME M.Tech किया है तो यहाँ, फिर यदि कुछ आपने आगे किया है तो आप आगे फिल कर दें। और कोई डिप्लोमा वगैरह यदि आप डिप्लोमा के थ्रू आए तो डिप्लोमा की डिटेल यहाँ भर दें। इंट्रेन की कोई डिटेल है तो फिल कर दें। सारी बेसिक डिटेल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा, एक बार प्रिंट निकालें, सारी डिटेल फिल करें। डिटेल जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद में फिर आप एक बार और फिल करें, तो उससे कुछ गलतियाँ होनी होंगी वो पहले वाले फॉर्म पर आपके पास में सारी की सारी हो जाएंगी। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु संलग्न अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं या कोई स्पेशल कंडीशन में आते हैं जिससे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो सर्टिफिकेट आप अटैच कर दें। विशेष योग्यता अनुभव पुरस्कार यदि आपको कुछ मिला है, खेल में पदक है, कोई किसी को मिला हो, भारत रत्न मिला हो या कुछ मिला हो, तो वो भी आप साथ में शामिल कर दें। यदि आपने ऐसा आयोग के साथ शोध किया है, कोई पुस्तक, कोई आपने बुक वुक लिखी हो, उसको डिटेल है। यदि आपको आयोग द्वारा दंडित कहीं से ब्लैकलिस्ट किया गया है या कुछ कारण रहे हैं, पहले से कोई डिपार्टमेंट आपको कुछ कर चुका है, तो वो भी आप डिटेल, मतलब फिल आपको सब करना है। ये रहा आपके पास में कि भाई मैंने जो फिल किया है वो सारी की सारी डिटेल सही है और इस तरीके से आपने पूरी डिटेल्स इसमें फिल कर देनी है। और ये फिर आपके पास में एक ब्रीफ आपके पास में हो जाएगा कि
मतलब एक चेकलिस्ट टाइप में मान लो, चेकलिस्ट आगे है वैसे, अंक पत्र, हाई मैट्रिक, दिनांक जारी, संलग्न संख्या, तो आपके पास में संलग्न संख्या और ये सारा सब कुछ पूरा जो अपन ने बोला 10th 12th अंक पत्र, उपाधि अंक पत्र, ये सारा सब कुछ आपके पास में डिटेल्स, अन्य प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारा आ गया। और ये शिक्षा संबंधी जो मैं प्रपत्र 3 की बात कर रहा था, यदि कॉलेज में ऐसा होता है या कॉलेज वाले उस टाइम पर आप मान लो आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप उसका यहाँ पर फिल कर दें। ये उन स्टूडेंट के लिए भी काम में आ सकता है जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी एमटेक कर रहे हैं और अभी एमटेक में एंट्री कर ली है और अब उनके पास में डेफिनेटली नहीं होगा सर्टिफिकेट, तो आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप ऑलरेडी वहाँ पर डिपॉजिट कर चुके होंगे। तो उन सब से भी आप ये फिल अपने विभागाध्यक्ष से आप ये फिल करवा के या फिर आप संस्था प्रदान से, राजपत्रित अधिकारी से आप ये फिल करवा के दे सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी आपके पास में चेकलिस्ट आ गई। इस चेकलिस्ट को आप ध्यान से देख लें। यस नो कार्यालय के लिए है, लेकिन फिर भी आपके पास में चेकलिस्ट आ जाएगी तो आपको सारी डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। ये सारी डिटेल्स हैं जो इससे रिलेटेड आपके पास में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको घबराने की जरूरत है। लास्ट में इस फॉर्म को भी फिल कर दें, फोटो वोटो लगा दें। ये पुलिस वेरिफिकेशन का है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उस टाइम पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस भी आपको एड्रेस पर एक बार कम्युनिकेट करती है। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं कि आप कोई बेकार आदमी तो नहीं हो, आपका चाल चलन ठीक है, इस तरीके से वो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ पॉइंट मैंने नोट करे थे जो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने जो बात करी वो लेटर ऑफ काउंसलिंग की, लेटर ऑफ काउंसलिंग जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या फिर इंटरव्यू होना है उसकी बात करी या डेफ की बात करी। लेकिन जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सेट लेके जाना है, 2 सेट लेके जाने हैं और वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। ओरिजिनल सारे के डारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारी की सारी डिटेल्स मैं कहूँगा कि सब कुछ आपको सही भरनी है, कोई भी गोलमाल डिटेल नहीं भरनी है और सारी वहाँ पर अपडेट करनी है ताकि कोई डिस्पेरेंसी क्रिएट ना हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके कई कन्फ्यूजन है, मैंने क्लियर भी कर दिया। एनओसी है, एक्सपीरियंस लेटर है, इंटरव्यू। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इंटरव्यूअर जो होगा उनके पास में डेफ होगा क्या? डेफिनेटली उनके पास में डेफ होगा। जिनका एड्रेस रॉन्ग हो गया है और रोल नंबर की जगह एनरोलमेंट नंबर की जगह रोल नंबर, आरटीयू में रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 8 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, 8 वालों का दिख रहा है, 9 वालों का 1 डिजिट गायब हो गया। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सही कर लेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सारी डिटेल थी विच इज रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेफ एंड इंटरव्यू गाइडेंस। एंड आपको पता है कि हम इंटरव्यू गाइडेंस के लिए क्लासेज भी करवा रहे हैं, इंटरव्यू गाइडेंस में आपकी हेल्प कर रहे हैं। स्टिल इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको डेफ में कोई डाउट है तो हम पर्सनलाइज्ड सेशन भी करवा रहे हैं। आप ऑफिस आएँ, आप एक्सपर्ट के साथ बैठे और फिर भी कोई डाउट है तो एक पॉइंट पर आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप पर्सनलाइज सेशन में आप आना चाहते हैं, तो इंजीनियर्स अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो मॉक इंटरव्यू के हैं या क्लासरूम के हैं, अदर भी जिनको भी उसमें डिटेल चाहिए, वो हमारे डेफिनेटली उस नंबर पर, जो हेल्पलाइन नंबर है इंटरव्यू का 72399166, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ 72399166, कृष्णा सर इज अवेलेबल ऑन दैट नंबर। आप उस नंबर पर बात कर सकते हैं और उस नंबर पर बात करके आप फिल कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल और उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके आप हेल्पलाइन नंबर उस पर बात करके और आप अपना अपॉइंटमेंट फुल फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरव्यू में भी बेनिफिट होगा प्लस आपको इसमें भी बेनिफिट होगा, आपके डेफ में और इन सब में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है कि हम ऑनलाइन इंटरव्यू तो कोरोना की वजह से कंटिन्यू चल ही रहते हैं। 500+ स्टूडेंट का इंटरव्यू हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कर चुके हैं और अगेन मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से वी आर अगेन स्टार्टिंग द ऑफलाइन इंटरव्यू। दोज स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली इंटरेस्टेड टू appear in mock interview, they can fill the Google form which is given in the below of this वीडियो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर गूगल फॉर्म फिल करें या हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप अपना अपॉइंटमेंट और टाइम आपके साथ में फिक्स कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वर्कशॉप की नीड है, उन्होंने हमें सजेशन दिया, तो ऐसी हम कुछ वर्कशॉप भी लेके आ रहे हैं जिसके बारे में हम डिटेल आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंटरव्यू में और बेहतरीन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है आपस में बात करके, और एक 10, 12, 15 बच्चों के ग्रुप्स बना के और एक वर्कशॉप का भी प्लान कर रहे हैं। वो वर्कशॉप क्या होगी उसके बारे में भी मैं 2-3 दिन में आपसे एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द कंक्लूजन ऑफ द टुडेज वीडियो इज डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स, आराम से भरें, 2 कॉपी लेके जाएं और वहां पर यदि कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आप उनसे टाइम लें, रिक्वेस्ट करें, डेफिनेटली वो आपको टाइम देंगे। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके जाएं, 2 कॉपी लेके जाएं, सेल्फ अटेस्टेड लेके जाएं और इसके बाद में अपने टाइम से पहले ही आप पहुंच जाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और यदि कोई वहां पर दिक्कत आती है तो परेशान ना हो, उनसे रिक्वेस्ट करके आप दोबारा से उनसे आप टाइम ले लें। और यदि आपको और डिटेल में पर्सनलाइज डिटेल चाहिए तो आप हमारे कृष्णा सर के साथ में हेल्पलाइन नंबर 72399166 पे बात करके और उनसे डाउट पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन
पुट योर SMS इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, तो हम उस पर भी हम विचार कर आपको उसकी डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगेन थैंक्स अ लॉट, गुड लक टू एवरीवन, आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.